हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। आज इसकी छठी क्लास है और इसके अंदर हम सीआरएम बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट को प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इससे पहले वाली क्लासेज के वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखिए सीआरएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो सीआरएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो सीआरएम का पूर्ण रूप होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से सीआरएम का टाइप है, इनमें से सीआरएम का टाइप कौन सा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑपरेशन सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम, कोलैबोरेटिव सीआरएम। तो इसमें सीआरएम का टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे तीनों ही टाइप सीआरएम के होते हैं। ठीक है। आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसके अंदर मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी को बारे में बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही सीआरएम के टाइप हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे ऑपरेशनल सीआरएम किस पर आधारित होता है। जो ऑपरेशनल सीआरएम होता है, ठीक है, ये ऑपरेशनल सीआरएम है जो सीआरएम का टाइप होता है, ठीक है, ये किस पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस पर बेस्ड होता है। तो ये मार्केटिंग पर बेस्ड होता है, सर्विसेज पर बेस्ड होता है, सेलिंग्स पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबोव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसकी थ्योरी बताई थी। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जाके देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ अबोव, मतलब कि मार्केटिंग, सर्विसेज और सेलिंग तीनों पर ही आधारित होता है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से ऑपरेशनल सीआरएम का उदाहरण कौन सा नहीं है। जो ऑपरेशन सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सेल्स फोर्स सीआरएम, जोहो सीआरएम, साइट सीआरएम। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही ऑपरेशनल सीआरएम के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ऑल ऑफ अबोव। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन तो आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं। उन एग्जाम्पल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसके टोटल आपके 14 एग्जाम्पल होते हैं। देखिए यहाँ पे तो 14 बेस्ट ऑपरेशन सीआरएम 2021 तक जो भी आपके सामने हैं वो ये थे। ठीक है। 2021 तक के सबसे बेस्ट ऑपरेशन सीआरएम आपको मैं बताने वाला हूँ, जिनके एग्जाम्पल्स देखिए सॉफ्टवेयर थे सीआरएम ऑपरेशन सीआरएम के। तो पहला है यहाँ पे सेल्स फोर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये सेल्स फोर्स के बारे में। ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है एगाइल सीआरएम, तीसरा है आपका यहाँ पे हब स्पोर्ट सीआरएम, चौथा है आपका यहाँ पे जोहो सीआरएम। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ऑपरेशन सीआरएम के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको मैं टोटल 14 एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, रट्टा मार लेना एक एक एग्जाम्पल को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रियली सिंपल सिस्टम सीआरएम होता है, एक होता है एसएलओ सीआरएम होता है, एक होता है आपका पाइप ड्राइव सीआरएम, एक होता है बिट्रिक्स 24 सीआरएम, एक होता है आपका कैप्सूल सीआरएम, एक होता है कीप सीआरएम। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपके ऑपरेशनल सीआरएम के। तो रट्टा मार लेना फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लेस अनोइंग सीआरएम होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइट सीआरएम होता है। नेक्स्ट आपका इंसाइटली सीआरएम होता है, एक होता है नेक्स्टिवा सीआरएम। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ऑपरेशनल सीआरएम के। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। तो ऑल ऑफ अबोव क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन सीआरएम के उदाहरण है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, रट्टा मार लेना फ्रेंड्स यहाँ पे सभी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया था यहाँ पे निम्नलिखित में से एनालिटिकल सीआरएम का उदाहरण कौन सा है। तो एनालिटिकल सीआरएम का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेल्स फोर्स आइंस्टाइन एनालिटिकल सीआरएम का उदाहरण होता है। हब स्पोर्ट मार्केटिंग हब, ये भी क्या होता है, एनालिटिकल सीआरएम का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है जोहो एनालिटिक्स, ये भी एनालिटिकल सीआरएम का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबोव बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। साथ में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसके कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके 5 एनालिटिकल सीआरएम के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखिए सेल्स फोर्स आइंस्टाइन आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हब स्पोर्ट मार्केटिंग हब, ये भी बता दिया है। जोहो एनालिटिक्स, ये भी बता दिया गया है। एक होता है यहाँ पे जेंडेक्स एक्सप्लोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा मार लेना। नेक्स्ट आपका नेक्स्टिवा भी इंपॉर्टेंट है, ये एनालिटिकल सीआरएम का एग्जाम्पल होता है। तो पांचों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना फ्रेंड्स यहाँ पे ना।
डायरेक्टली एग्जाम में अगर आपसे पूछे जाएँ तो इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कोलैबोरेटिव सीआरएम का उदाहरण कौन सा है। जो कोलैबोरेटिव सीआरएम होता है उसका उदाहरण कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, ये जो कोलैबोरेटिव सीआरएम होता है उसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आपका सैप बिजनेस वन या फिर सैप कस्टमर 360 इसको बोला जाता है, ठीक है, ये भी कोलैबोरेटिव सीआरएम का उदाहरण होता है, मतलब उसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आपका शुगर सीआरएम भी कोलैबोरेटिव सीआरएम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, तो पूरे ही आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव सीआरएम के उदाहरण कौन कौन से हैं, तीनों ही उदाहरण हैं। इसके साथ में जो और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम के, वो सभी में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो देखिए 7 एग्जाम्पल्स ऑफ कोलैबोरेटिव सीआरएम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। देखिए पहला है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका सैप बिजनेस वन, सैप को दूसरी लैंग्वेज में ईआरपी बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ईआरपी जो आपको मैंने पढ़ाया था उसके अंदर सैप बताया था, ठीक है। तो सैप बिजनेस वन यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है, सॉफ्टवेयर होता है ये ना, तो ये कोलैबोरेटिव सीआरएम का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 360 या फिर इसको सैप कस्टमर 360 भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे शुगर सीआरएम भी इसका कोलैबोरेटिव सीआरएम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके 4 एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए 4th नंबर का एग्जाम्पल देखें यहाँ पे सेज सीआरएम भी कोलैबोरेटिव सीआरएम का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉपर सीआरएम, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। बिट्रिक्स 24, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आपका पाइपलाइनर सीआरएम, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम का, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव सीआरएम के आपको मैंने 7 एग्जाम्पल बता दें, इनको रट्टा मार लेना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, एनालिटिकल सीआरएम किस पर आधारित होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एनालिटिकल सीआरएम किस पर आधारित होता है। तो एनालिटिकल सीआरएम कस्टमर डेटा कलेक्शन पर आधारित होता है, कस्टमर डेटा स्टोर पर आधारित होता है, कस्टमर डेटा प्रोसेस पर आधारित होता है। मैंने आपको थ्योरी में खूब अच्छे से पढ़ाया था फ्रेंड्स यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही चीज़ों पर ये एनालिटिकल सीआरएम आधारित होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबोव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनालिटिकल सीआरएम किस पर आधारित होता है, तो तीनों पर आधारित होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोलैबोरेटिव सीआरएम किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बता दिया है यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम का बता दिया, ऑपरेशनल सीआरएम किस पर आधारित होता है ये भी बता दिया है। लास्ट एंड फाइनल देखते हैं यहाँ पे कोलैबोरेटिव सीआरएम किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये किस पर आधारित होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कस्टमर से कम्युनिकेशन पर आधारित होता है, कस्टमर डेटा को सभी स्टाफ मेंबर से साझा करने पर आधारित होता है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर से कम्युनिकेशन पर आधारित होता है, ठीक है। साथ में कस्टमर डेटा कौन कौन सा होता है, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसकी जानकारी, उसने क्या खरीदा, लास्ट 1 मंथ में क्या खरीदा, लास्ट 1 ईयर में क्या क्या चीज़ खरीदी और क्या क्या चीज़ के लिए उसने पेमेंट किया, ये सभी डेटा सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ में साझा करना ही इसका उस पर बेस्ड होता है, कोलैबोरेटिव सीआरएम का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आपने मेरे सभी क्लासेज अगर ध्यान से देखी होगी तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मेरी थ्योरी को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऐसी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसा कोई पहाड़ नहीं पूछा जाएगा कि आपको समझ में नहीं आए। क्वेश्चन खूब समझ में आएगा अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सीआरएम सॉफ्टवेयर से कंपनी को कौन से लाभ होते हैं। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीआरएम सॉफ्टवेयर से कंपनी को लाभ कौन कौन से होते हैं, बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुड रिलेशन विद कस्टमर होता है, पहला बेनिफिट होता है कि गुड रिलेशन विद कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी उसको अच्छे से सर्विस देगी तो कस्टमर से उसका रिलेशन भी अच्छा बनेगा कंपनी का, ठीक है। तो फिर वो दूसरे लोगों को बताएगा कि इस कंपनी से ये माल खरीदिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट देती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदवाने का भी वो कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुड रिलेशन विद कस्टमर यहाँ पे इसका एक सबसे बड़ा लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज्ड ग्रॉस सेल, तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ सेल में वृद्धि होती है, जो कंपनी की ग्रोथ सेल होती है, ठीक है, इसमें वृद्धि होती है, ये भी इसका लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे लो कॉस्ट एंड शॉर्ट टाइम, ठीक है, मतलब टाइम भी बहुत कम लगता है और लो कॉस्ट पर काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही इसके लाभ होते हैं, तो ऑल ऑफ अबोव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
सीआरएम सॉफ्टवेयर खालिस्तान पर केंद्रित होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, किस पर केंद्रित होता है, किस पे सेंट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, ठीक है, मतलब कि ग्राहक केंद्रित होता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर ग्राहक पर केंद्रित होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कस्टमर सेंट्रिक होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि किसी कंपनी के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। किसी कंपनी के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, सीआरएम बोलते हैं शॉर्टकट में ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। ये एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से है, तो ध्यान से देखना फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में है, निम्नलिखित में से क्या है, खालिस्तान के बारे में है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसके बारे में है, ये होता है एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, मतलब कि सही कस्टमर को चूज करने पर, ठीक है, तो सही कस्टमर को छांटने पर या उसको हासिल करने पर यह आधारित होता है कि और उसके बारे में होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेसेस, तो जो बेस्ट सही प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसको इंस्टीट्यूटिंग करने के कार्य के बारे में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के पर आधारित ये होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ अबोव हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो किसके बारे में होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन तीनों चीजों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबोव आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, किसी उत्पाद या ब्रांड का अंतिम ग्राहक तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या फिर उसको क्या कहा जाता है। तो किसी उत्पाद या ब्रांड का अंतिम ग्राहक तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो कस्टमर ग्राहक के स्पर्श बिंदु उसको बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको ग्राहक स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट के पहुंचने का जो लास्ट प्रक्रिया होती है कस्टमर तक पहुंचने की, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कस्टमर टच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें लास्ट तक कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर टच पॉइंट बोलते हैं उसको ना। तो ग्राहक स्पर्श बिंदु, ठीक है, तो ग्राहक स्पर्श बिंदु उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी उत्पाद या ब्रांड का अंतिम ग्राहक तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कस्टमर टच पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म B2B स्टैंड्स फॉर, तो जो टर्म B2B है वो किसके लिए यहाँ पे स्टैंड करती है, कहने मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसके बारे में बोला जाता है, B2B बोला जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए यहाँ पे स्टैंड ये करता है, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म C2C स्टैंड्स फॉर, तो जो टर्म C2C है वो किसके लिए स्टैंड करती है, किसके लिए, किसके बारे में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से कंज्यूमर टू कंज्यूमर पर ये आधारित होती है, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे C2C किसके लिए स्टैंड करती है, यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का भी पूछा जाता है, एन एग्जाम्पल ऑफ C2C, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरी एग्जाम का, जो आपका DFCCL का एग्जाम होगा यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप का, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ C2C इज, तो C2C किसका एग्जाम्पल, C2C का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, यहाँ पे C2C का एग्जाम्पल कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ebay.com जो वेबसाइट होती है वो C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर का बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल होता है ebay.com, ठीक है। तो कस्टमर टू कस्टमर से जो बिजनेस होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ebay.com, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि आशाजनक और ज्यादा वितरण करने वाली बिक्री रणनीति का परिणाम क्या होगा। आशाजनक और ज्यादा वितरण करने वाली बिक्री रणनीति का परिणाम क्या होगा, कि उसका परिणाम होगा कस्टमर डिलाइट, मतलब प्रसन्न ग्राहक। अगर ग्राहक प्रसन्न होता है, ठीक है, मतलब ग्राहक अगर हैप्पी होता है किसी भी कंपनी के जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मतलब उसके
जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी सप्लाई, मतलब उसके कस्टमर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आती है उसको, किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो उसके लिए उस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ग्राहक बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, मतलब कस्टमर डिलाइट होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आशाजनक और ज़्यादा वितरण करने वाली बिक्री रणनीति का परिणाम होता है। मतलब कि ज़्यादा बिक्री तभी होती है जब आपका कस्टमर डिलाइट हो, मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, मतलब ग्राहक बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, तब उसी कंडीशन में यहाँ पे आपका ज़्यादा बिक्री होगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, मतलब कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होता है और ज़्यादा बिक्री होती है उसके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, TQM बताया था आपको, मैंने SCM बताया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ना। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित तकनीकी में से कौन सी वर्तमान और संभावित ग्राहकों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इनमें से कौन सी तकनीक है जो कि वर्तमान और संभावित, मतलब आगे भविष्य में आने वाले ग्राहकों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयोग की जाती है। तो कौन सी तकनीक होती है? गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, या फिर गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, ये भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुशल ग्राहक प्रतिक्रिया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफिशिएंट कस्टमर रेस्पॉन्स है ना, मतलब कुशल ग्राहक प्रतिक्रिया, भाई कस्टमर की रेस्पॉन्स कैसी है कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में वापस खरीद रहा है या फिर उससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रोडक्ट भी आपकी कंपनी से खरीद रहा है, क्योंकि अगर आप उसको कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करोगे तो वो आपकी कंपनी से और भी अन्य भी प्रोडक्ट वो खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, कुशल ग्राहक प्रतिक्रिया, मतलब एफिशिएंट कस्टमर रेस्पॉन्स है। इससे क्या साबित होता है, अगर कुशल ग्राहक प्रतिक्रिया मिलती है देखने को, तो इससे साबित होता है कि ये ग्राहक वर्तमान में भी प्रोडक्ट खरीदेगा और भविष्य में भी और अन्य ग्राहकों को लेके आएगा और उनसे ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुशल ग्राहक प्रतिक्रिया, ठीक है, जो कि ये तकनीक सबसे बेस्ट होती है जिसमें वर्तमान और संभावित ग्राहकों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, ग्राहक द्वारा नए उत्पाद या उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीदारी को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को क्या कहते हैं। तो देखिए, ग्राहक द्वारा नए उत्पाद तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीदारी को सुनिश्चित करने की रणनीति को क्या कहते हैं, अपग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई कंपनी किसी कस्टमर को अच्छे से अगर उसको हैंडल करती है, उसको अच्छा सा प्रोडक्ट अगर उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी जो खरीदने की जो उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है, मतलब कस्टमर का जो खरीदने का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। मतलब उसमें सुनिश्चित करने की रणनीति को क्या कहेंगे, उसको हम अपग्रेडिंग कहते हैं। अगर भाई कोई कैंडिडेट है, वो अगर किसी कंपनी से प्रोडक्ट पहले उसने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके साथ में उसने अन्य प्रोडक्ट भी खरीदने की कोशिश की, उसके बाद में उसने एक और प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश की, कहने मतलब वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है, ठीक है, जो कंपनी के प्रति वो अपने जो उसका खरीदने का तरीका है उसको अपग्रेड करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राहक द्वारा नए उत्पाद तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीदारी को सुनिश्चित करने की रणनीति को क्या कहेंगे, हम अपग्रेडिंग कहेंगे, कि भाई आपका जो कस्टमर है वो अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है कि सीआरएम शब्दावली में सास किससे संबंधित है, SaaS किससे संबंधित होता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से संबंधित होता है, मतलब सास की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सी सुइट, मतलब सी साइट के तहत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सी सुइट के तहत नहीं आता है। तो यहाँ पे मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी या फिर कंपनी का चपरासी। तो यहाँ पे कंपनी का चपरासी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पे सी साइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सी लेवल के अधिकारी होते हैं, सी ग्रेड के अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो सी ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनके बारे में बोला जाता है यहाँ पे सी साइट, ठीक है। तो यहाँ पे सी साइट के तहत कौन सा नहीं आता, तो यहाँ पे कंपनी का चपरासी नहीं आता। क्यों, क्योंकि कंपनी का चपरासी डी ग्रेड में आता है, ठीक है। तो कौन से ग्रेड में आता है, डी ग्रेड में आता है कंपनी का चपरासी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कंपनी का चपरासी। अब देखिए आपको इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। देखिए, सी साइट रेफर्स टू द एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स विद इन ए कंपनी। जो सी साइट होता है वो क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल के जितने भी मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, उसके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब इसके लिए सूट करता है ये, ठीक है। तो सी साइट किसके लिए यूज किया जाता है, जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए, सी ग्रेड वाले जितने भी अधिकारी होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कॉमन सी साइट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो यहाँ पे सी साइट है उसके अंदर कौन कौन से एग्जीक्यूटिव को इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इंक्लूड किया जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को इंक्लूड किया जाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को इंक्लूड किया जाता है एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर रिलेशनशिप के माध्यम से किसी उत्पाद को अपने ग्राहक को बेचे तो इस सेलिंग को हम क्या कहेंगे। यदि एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर रिलेशनशिप के माध्यम से किसी उत्पाद को अपने ग्राहक को बेचे, ठीक है, मतलब उसका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसने बना रखा है ग्राहक के साथ में, ठीक है, तो उसके थ्रू किसी उत्पाद को, मतलब कि एक उत्पाद किसी उसके कस्टमर ने खरीद लिया, उसके साथ में वो एक और अगर उत्पाद बेचने की कोशिश करे, मतलब उसको एक और उत्पाद अपने ग्राहक को बेचे, तो इस सेलिंग को हम क्या कहेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप के माध्यम से किसी उत्पाद को अपने ग्राहक को बेचे तो इस सेलिंग को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस सेलिंग। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया वैसे आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही कि देखिए अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है, उसके साथ में कंपनी ने क्या कि उसके साथ में एक और दूसरा प्रोडक्ट उसको बेचने की किसमें कोशिश की, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेलिंग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस सेलिंग। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर करना होता है फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। विभिन्न तरीके जिनके माध्यम से एक कंपनी स्ट्रेटेजिकली, मतलब कि रणनीतिक तौर पर अपने उत्पादों के बारे में बाजार स्तर पर कम्युनिकेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं। मतलब मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेट करने का कार्य करती है कंपनी, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब एकीकृत विपणन संचार उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, विभिन्न तरीके जिनके माध्यम से एक कंपनी स्ट्रेटेजिकली अपने उत्पादों के बारे में बाजार स्तर पर कम्युनिकेट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका लोगों को ईमेल भेजने की अनुमति प्राप्त करने का नहीं है। इनमें से कौन सा एक तरीका है जो कि लोगों को ईमेल भेजने की अनुमति प्राप्त करने का तरीका नहीं है। किसी भी कंपनी को, किसी भी कस्टमर को ईमेल भेजने की अनुमति प्राप्त करने का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ ऑप्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या है फ्रेंड्स, देखिए सेल्फ ऑप्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब ऑटोमेटिक कंपनी किसी को मैसेज भेजना चालू कर दे, ईमेल भेजना चालू कर दे, तो मतलब ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसकी अनुमति के बिना किसी को भी हम किसी प्रकार का मैसेज हम सेंड नहीं कर सकते, जब तक कि हम उससे पूछे ना। पहले हम उससे पूछेंगे कि इसको आपको भेजना है नहीं भेजना है। मतलब आपने अगर साइट पे अगर आपने किसी चीज़ को लॉगिन किया है किसी भी साइट के ऊपर, किसी भी कंपनी की साइट के ऊपर, तो आपसे बोलता है कि इसके कुकीज़ को आपको सेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो आपकी अनुमति लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे बिना अनुमति के आपको अगर उसकी कुकीज़ को भेजे, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेल्फ ऑप्ट। ये बिल्कुल गलत अनुमति प्राप्त करने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्ट आउट, ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, अनुमति बार बार पूछेगा आपसे ना कि इसको भेजे या नहीं भेजे, भेजे या नहीं भेजे। अगर आप उसको नेगलेक्ट करते रहोगे, उसको हटाते रहोगे, कैंसिल करते रहोगे ना, तो फिर वो आपको किसी प्रकार का कोई कुकीज नहीं भेजेगा, कोई मैसेज आपको सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल्फ ऑप्ट। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है कि अपने ही मन से किसी को मैसेज भेजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, ग्राहकों से अपेक्षित लाभ का अनुमान लगाना खालिस्तान की गणना है। ग्राहकों से अपेक्षित लाभ का अनुमान लगाना किसकी गणना होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स की गणना करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राहकों से अपेक्षित लाभ का अनुमान लगाना। ठीक है, अब किसी ग्राहक ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके साथ में वो अन्य ग्राहकों ने भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो इससे हम क्या कौन से लाभ की गणना करेंगे, तो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, इसकी लाभ की गणना हो जाएगी। मतलब लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, भाई ये कस्टमर अपनी लाइफ टाइम तक अब बन गया है, कहना मतलब इसको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तब ये कंपनी से बार बार किसी प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।